हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन के कुछ और MCQs के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं इस यूनिट 3 से रिलेटेड। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फुजायरा इज़ अ फ्री ट्रेड जोन लोकेटेड इन, यानी कि एक ये फ्री ट्रेड जोन है, वो कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। सिर्फ मैं इसका आंसर डायरेक्ट बात करूँगी क्योंकि उस तरीके से टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लिसनर्स, इसमें और अब बात कर लेते हैं कि फ्री ट्रेड जोन क्या होता है ना। फ्री ट्रेड जोन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप कर पाएँ इसके लिए। फ्री ट्रेड जोन लिसनर्स, ये भी जैसे कि इसको आप शॉर्ट में फ्री ट्रेड जोन को क्या कह सकते हैं, FTZ, यानी कि हम इसको FTZ बोल सकते हैं फ्री ट्रेड जोन को। और ये क्या है, तो ये एक क्लास है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। ये एक जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर जो गुड्स होती है वो लैंडेड होती है, स्टोर्ड होती है, हैंडल होती है, मैन्युफैक्चर होती है, रिकन्फिगर्ड होती है और री एक्सपोर्ट होती है। किसके अंडर में? अंडर स्पेसिफिक कस्टम रेगुलेशंस के अंडर में होती है ये। और ये जनरली सब्जेक्ट नहीं है किसका? कस्टम ड्यूटी का। जो फ्री ट्रेड जोन होता है वो ऑर्गेनाइज होता है बहुत सारे सी पोर्ट पे, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, नेशनल फ्रंटियर पे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है कि ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएट करना ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जा सके। गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जा सके, किसके साथ? फ्रीडम के साथ, ताकि हम ट्रेड ट्रांजेक्शन्स को, यानी कि टू कैरी आउट ट्रेड ट्रांजेक्शन इन फ्री करेंसी, इसमें ये है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक कंपनीज टू इनकरेज एक्सपोर्ट और टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इम्पोर्ट आर नोन एज, यानी कि डायरेक्ट पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है डोमेस्टिक कंपनी को, ताकि एक्सपोर्ट को इनकरेज कर सके या और इम्पोर्ट को प्रोटेक्ट कर सके उन सब चीज़ों से। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सब्सिडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं लिसनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, अ क्वांटिटेटिव इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, विच प्रोहिबिट और लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड इज कॉल्ड, यानी कि इसमें बताया गया कि वो लिमिटेशन लगाता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर, जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कोटा कहते हैं इसको। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है लिसनर्स, बायलेटरल एग्रीमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट आर कॉल्ड, यानी बायलेटरल एग्रीमेंट जो कि एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे इसका स्पेलिंग होगी VOLUNTARY। क्लियर? अब बात कर लेते हैं लिसनर्स की बायलेटरल एग्रीमेंट होता क्या है। तो बायलेटरल एग्रीमेंट को हम क्लियरिंग ट्रेड या फिर साइड डील भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टीज़ या स्टेट्स के बीच में होती हैं, जो इसका एम क्या है कि ट्रेड क्या करें, ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें, यानी कि टू कीप ट्रेड डेफिसिट टू अ मिनिमम। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कंट्रीज़ के बीच में जो कि क्या प्रमोट करता है? ट्रेड और कॉमर्स को। क्लियर हुआ? ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, यानी WTO वॉज बॉर्न आउट ऑफ नेगोशिएशंस इन विच राउंड ऑफ द कार्ड, यानी कि WTO का इसमें नेगोशिएशंस की बात की गई है
इसको देखिए, ये है हाँ नेगोशिएशंस। सो इसके आंसर की बात करें लिसनर्स, तो इसका आंसर है उर्गे राउंड। क्लियर। सो इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आए हैं, WTO और घाट। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में। जैसे क्या है पहला WTO। सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। ये किस तरीके का मतलब है ये जो WTO है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मेंबरशिप कितने हैं? 164 मेंबर्स हैं इसमें। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी बोली जाती है? तो 3, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं घाट के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि इसका लोकेटेड यानी कि कहाँ लोकेटेड है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच बोली जाती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज प्रेडिसेस टू WTO। मतलब किसको प्रेडिसर माना जाता है WTO का? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि घाट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द कोटा दैट रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन टेक्सटाइल्स आर नोन एज, यानी कि वो कोटा जो रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रेड को टेक्सटाइल्स में, उसे हम क्या कहते हैं? सो इसका आंसर है MFA। ये रहा आंसर MFA। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द करेंट राउंड ऑफ नेगोशिएशन इन द WTO इज नोन एज, यानी करेंट राउंड नेगोशिएशन का WTO में उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं कौन सा राउंड? DDA यानी कि डेवलपमेंट राउंड, इसको शॉर्ट में DDA भी कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। UNCTAD वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, सो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जिनेवा में इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। अब ये बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1964 को। ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स। दोस्तों एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें सारी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, ताकि उसको मतलब वो अपडेट होता रहे जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके बारे में। और जो भी स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं लिसनर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है एन इंडस्ट्रियल यूनिट विच ऑफर इट्स इंटायर प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट इज कॉल्ड। एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो अपनी इंटायर एक्सपोर्ट की इंटायर प्रोडक्शन को ऑफर करता है उसके हम क्या कहेंगे? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि EOU। ये इसका आंसर है EOU। फिर अब बात करें सबसे पहले कि जो EOU होता है वो क्या होता है? तो EOU का फुल फॉर्म जो है लिसनर्स वो होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। क्लियर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ऐसी यूनिट्स है, EOU एक ऐसी यूनिट्स है जिसको लिया जाता है टू एक्सपोर्ट, ताकि हम सारे जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। और EOU इंगेज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, रिपेयर में, रीमार्किंग में, रिकंडीशनिंग में, री इंजीनियरिंग में इंक्लूड होता है। इसमें अब मेकिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर मतलब ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर जो एग्रीकल्चर जो यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं एग्रीकल्चर में, एग्रो प्रोसेसिंग में, एक्वा कल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, और बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्टेन करती हैं किसका स्टेटस? EOU का। क्लियर।
सो इसमें EOU के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें कि उद्देश्य क्या है। ये है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है EOU स्कीम का वो है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना, कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मतलब अर्न करने का काम। नेक्स्ट इसमें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। सो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर 11। सो इसमें है क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 11 है an industrial state whose production is normally intended for export is called an, यानी कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट जिसका प्रोडक्शन नॉर्मली इंटेंड होता है एक्सपोर्ट के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम EPZ के नाम से जानते हैं। क्लियर, EPZ यानी कि अब EPZ के बारे में बात कर लूँ थोड़ा सा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं इसको। एक ऐसी यूनिट समराइज़ करें तो एक ऐसी यूनिट जो कि क्या करती है, इसमें मेन क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट जो है इसका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का, कि ये कंसीव्ड हुआ था अर्ली 1970 में। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इसमें प्रमोट करने के लिए किस चीज़ को, ग्रोथ ऑफ जो भी सिकनिंग एक्सपोर्ट बिजनेस थी इंडिया की उनको। और इसमें ये बताया गया कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का मीनिंग होता है उसको बताया गया कि एक ऐसा एरिया जो कि किस चीज़ को लेकर के इंजॉय करता है, यानी कि स्पेशल मतलब उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है किस चीज़ के रिस्पेक्ट में, फिजिकल इंसेंटिव्स में, टैक्स रिबेट में और अदर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देती है ताकि वहाँ पर एक्सपोर्ट का ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अ डिमांड स्विचिंग पॉलिसी टू इम्प्रूव द ट्रेड पोजीशन कुड इन्वॉल्व, यानी कि डिमांड स्विचिंग पॉलिसी जो कि इम्प्रूव करती है ट्रेड पोजीशन को, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो उसमें टैरिफ इन्वॉल्व होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, फ्री ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फ्री ट्रेड किस पर बेस्ड होता है, कौन से प्रिंसिपल पर, तो कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी, यानी कि देयर इज़ अ कॉमन टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। थोड़ा सा पहले हम यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 मेंबर्स स्टेट्स हैं, जो कि कहाँ लोकेटेड है, प्रीमियरली यूरोप में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, यानी कि आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो है द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ER रिटर्न इज़, यानी कि ड्यू डेट क्या है ER फर्स्ट को रिटर्न फाइल करने की, तो इसकी है 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी ऑप्शन ये। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको समझ में आए होंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।